नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नागार्जुन रचित कविता का अध्ययन करेंगे। मैं आपको अपने मन से बहुत कम बोलता हूँ, बतलाता हूँ, वही बतलाता हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक में वर्णित है। अपने मन से इसलिए बहुत नहीं बताता कि मेरी गुणवत्ता क्या है, इस पर शायद आपको फेथ ना हो, क्योंकि आप मेरे विषय में बहुत नहीं जानते हैं। मेरे विषय में आपको जानकारी का जो बेस है, आधार है, वो सिर्फ मेरा बनाया हुआ वीडियो है। तो इसके लिए मैं वही करता हूँ कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है उसी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यदा कदा अपनी तरफ से व्याख्या मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं यह पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी बात मैं आपसे शेयर करूँ वह स्टैंडर्ड हो और उसमें कोई शक ना हो। ठीक है। तो नागार्जुन एक क्रांतिकारी कवि थे। आज हम लोग उन्हीं की कविता पढ़ेंगे। वे बिहार के ही थे। तो देखते हैं। उनका जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। उनका निधन हुआ 5 नवंबर 1998 में। जन्म स्थान ग्राम तरौनी, जिला दरभंगा, बिहार। मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र, साहित्यिक नाम नागार्जुन। यात्री मैथिली साहित्य में इनका नाम है यात्री और साहित्यिक नाम हिंदी में नागार्जुन। मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। परंपरागत प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। प्राचीन पद्धति से संस्कृत की शिक्षा हुई थी इनकी, और अभिरुचि इनमें थी घुमक्कड़ी की, घूमते थे। राजनीति और जन मुक्ति के आंदोलनों और संघर्षों में सक्रिय रचनात्मक भागीदारी, ये इन्होंने कार्य किए। सम्मान इनको मिला मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुए। बिहार का शिखर सम्मान प्राप्त है इनको। प्रमुख कृतियां हैं इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, चंदना खिचड़ी, विप्लव देखा मैंने, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, सभी हिंदी कविता संग्रह, भस्मांकुर खंडकाव्य, चित्रा, पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिली कविता संग्रह, जिनका अनुवाद हिंदी में भी हो चुका है। धर्मलोक शतकम संस्कृत काव्य है। रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वलचनमा, वरुण के बेटे, नई पौध आदि उपन्यास। संस्कृत की कुछ कृतियों का अनुवाद भी इन्होंने किया। प्रतिनिधि कविताएं हैं इनकी, संपादित है डॉक्टर नामवर सिंह। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो आगे लिखा है इनके विषय में कि आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद या प्रगतिशील धारा के प्रमुख रचनाकार नागार्जुन का कविता एवं कथा साहित्य में समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। ये प्रगतिशील धारा के लेखक थे। प्रगतिवादी इनकी सोच थी। व्यक्तित्व, रचना एवं कार्यों में सादृश्य के कारण आधुनिक कबीर का सम्मान पाने वाले नागार्जुन स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जनकवि के रूप में भी पहचाने जाते हैं। नागार्जुन की ख्याति हिंदीतर भारतीय भाषाओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय भी है। दृष्टिकोण, विचारधारा, संवेदना, कला और भाषा, इन सभी स्तरों पर नागार्जुन का साहित्य जन प्रतिबद्ध है, जनोन्मुखी है। यहाँ जन से आशय बहुसंख्यक जन से है, जो विभिन्न स्तरों पर मनुष्योचित अधिकार, सम्मान और गरिमा के लिए संघर्षरत है। तो ये संघर्षरत जन समुदाय
की आवाज़ नागार्जुन है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समानता तथा न्याय के लिए जो संघर्ष भारतीय समाज में निरंतर चल रहा है, नागार्जुन उसके साथ हैं। चिंतन, रचना, आचरण आदि के सभी धरातलों पर उनका संपूर्ण साहित्य भारतीय जनता की अपराजेय जिजीविषा, संकल्प और संघर्ष का साक्ष्य है। नागार्जुन का साहित्य इन शब्दों के से सही सही समझा जा सकता है। इनके पात्र अपराजेय जिजीविषा, वो जीवनी शक्ति जो कभी हार नहीं माने, संकल्प, संघर्ष का साक्ष्य है इनका साहित्य। संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञता इनमें है। संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता का परिचायक इनका साहित्य। नागार्जुन के काव्य में व्यर्थ की भावुकता, रोमानीपन, काल्पनिकता और शब्द क्रीड़ा के लिए स्थान नहीं है। व्यर्थ के गर्जन तर्जन, जोश और उत्साह के हवाई प्रदर्शन, ललकार और चीख पुकार, इन सब से बचते हुए वे प्रकृति, जीवन, समाज और मानव संबंधों के यथार्थ पर अपनी अचूक और बेधक दृष्टि जमाए रखते हैं। दूर की कौड़ी लाने के लोभ में पड़कर वे जीवन जगत की खुरदुरी और विषम वास्तविकता से आंखें नहीं चुराते, मुंह नहीं मोड़ते। वे उसका चित्रण करते हैं तथा उसके माध्यम से आदमी के जीवन सरोकारों और सच्चाइयों को सामने लाकर मनुष्य से में हमारे विश्वास को बल प्रदान करते हैं। उनका विश्वास मनुष्य में है, प्रकृति मनुष्य के लिए है और मनुष्य को प्रकृति का अंग होना चाहिए और प्रकृति की जो खुशियाँ हैं, जो प्रकृति की देन है, उसका उपयोग भी करना चाहिए। प्रकृति का हर कण भोग्य है, वह यह संभव है, यह भरोसा नागार्जुन के साहित्य से हमें मिलता है। समाज का शोषित, दलित, वंचित वर्ग, ये मार्क्सवाद का प्रभाव इन पर भी था और इसलिए ये शोषित, दलित, वंचित वर्ग जो है समाज का, वो नागार्जुन की संवेदना और सहानुभूति का विशेष भाजन बना है। किंतु उनकी संवेदना उस वर्ग के प्रति भावुकतापूर्ण सहानुभूति नहीं जगाती, बल्कि उसकी विषम दशा के कारणों की पड़ताल के लिए उकसाती हुई उसके पक्ष में एक तरह की मोर्चेबंदी के लिए अभिप्रेरित करती है। इस तरह उनका साहित्य सक्रिय प्रतिरोध का साहित्य बन जाता है। नागार्जुन का काव्य व्यंग का जैसा सोद्देश्य रचनात्मक उपयोग करता है, वह अलग से उल्लेखनीय है। उनका व्यंग्य कबीर की तरह ही पैना, सोद्देश्य और सामाजिक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मान्यता है कि उनकी कविताएं लोक संस्कृति के इतना नज़दीक है कि उसी का एक विकसित रूप मालूम होती है। लोक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं इनकी कविताएं, किंतु वे लोकगीतों से भिन्न हैं। इनकी कविताओं को आप सीधे लोकगीत भी नहीं कह सकते, हालांकि लोक संस्कार की झंकृति उसमें है। सबसे पहले उनकी भाषा खड़ी बोली के कारण, उसके बाद अपनी प्रखर राजनीतिक चेतना के कारण और अंत में बोलचाल की भाषा की गति और लय को आधार मानकर नए नए प्रयोगों के कारण हिंदी भाषी किसान और मजदूर जिस तरह की भाषा समझते और बोलते हैं, उसका निखरा हुआ काव्यमय रूप नागार्जुन के यहाँ है। ठीक। डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा संपादित प्रतिनिधि कविताएं नामक संकलन में से ली गई कविता बहुत दिनों के बाद घुमक्कड़ कवि की देशज प्रकृति और घरेलू संवेदना का एक दुर्लभ साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि घुमक्कड़ प्रकृति के हैं। ये बाहर घूमने जाते हैं, घूमने गए थे, बहुत दिनों के बाद वे घर आए। घर आने के बाद अपने गाँव में जो उन्होंने प्रकृति का प्यार पाया, प्रकृति के स्नेह में जो उन्हें ताजगी महसूस हुई, जो स्नेह स्पर्श प्रकृति के आंचल में उन्हें मिला, वह उनके लिए भूलने वाली बात नहीं थी। इसी पर उनकी एक कविता है। नागार्जुन के स्वभाव और संवेदना का आधार भाव यही है, उनकी जड़ें भी यही हैं। वे ग्रामीण संस्कृति को प्यार करते हैं, शहरी जीवन से ऊब जाते हैं और गांव में स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण को तरजीह देते हैं।
यहाँ जो शुद्धता है वह नागार्जुन ने और कहीं नहीं पाया। यहीं से वे जीवन रस और प्राण ऊर्जा पाते हैं। मिथिला का उनका अपना गांव घर रक्तवाहिनी धमनियों और शिराओं की तरह उनकी कविताओं में फैला हुआ है। उनकी कविताओं में मिथिला का उनका गांव, उनका घर रक्तवाहिनी धमनियों की तरह, शिराओं की तरह पूरे शरीर में फैला है। उनकी कविता में नजर आता है वह प्रकृति संयम और ठेठपन बनकर उनके काव्य में हर पल उपस्थित है। कवि को दीन दुखी दलित जन का वफादार और हितू यही बनाए रखता है। यथार्थ से दृढ़तापूर्वक यही जोड़े रखता है। नागार्जुन की कविता के ऐन्द्रिय आधार, ऐन्द्रिय सुख और स्थायी मन मिजाज का यह कविता एक दुर्लभ उदाहरण है। प्रकृति के संपर्क में व्यक्ति को क्या क्या खुशियाँ मिलती हैं, कौन कौन से सुख प्राप्त होते हैं, प्रकृति के सानिध्य से कितना रस उसने पाया, यह सब इस कविता में हमें देखने को मिलेगा। तो नागार्जुन की यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम ग्रामीण जीवन की संस्कृति पाएंगे और प्रकृति का खुला हुआ आंचल, प्रकृति का खुला प्यार, संपूर्ण समर्पण हमें गाँवों में मिलता है। वह कैसे, वो इस कविता का थीम है। तो अब हम लोग देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने इनके विषय में क्या लिखा। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो वे जैसे लाजवाब ही हैं। जैसी सिद्धि छंदों में वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर। उनके बात करने के हजार ढंग हैं और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। ये डॉक्टर नामवर सिंह टिप्पणी है नागार्जुन के विषय में। तो अब हम लोग जो उनकी कविता है उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, पहले हम लोगों को निश्चित रूप से जो कवि है, कवि के विषय में पढ़ना चाहिए। जो हमेशा जो भी मेरा वीडियो बना है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया, मैंने लिखा कि या कवि को मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो हमें भी आपको ये सलाह देने का मन करता है भीतर से कि आप भी कवि और लेखक के विषय में निश्चित रूप से पढ़ें, क्योंकि कविता तो बाद की चीज़ है, कविता तो फल है, साहित्य की कहानी तो फल है। सच्चाई यह है कि जो वह फल जिस पेड़ पर लगे है, वह पेड़ कौन है? तो वह पेड़ है कवि और साहित्यकार या लेखक या कहानीकार। तो उसके विषय में जाने बगैर आप कविता को ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सो मैंने ये बताया। अब बहुत दिनों के बाद इस कविता को हम देखते हैं। इसमें कवि बाहर से, शहर से बहुत दिनों के बाद घूमकर अपने गांव में आया है वापस। तो गांव में आने पर उसे सुख मिला, उसे प्रकृति की छाँव मिले, उसे सरस जल मिला पीने के लिए। यहाँ के जो खेत हैं जिसमें गन्ने होते हैं उनका रस वह चूसा, फूल मिले, मौलश्री के फूल होते हैं। तो कहने का अर्थ कि कवि यहाँ इतना खुश हुआ कि उसे पूर्ण जीवन प्राप्त हुआ। उसे यहाँ ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति में सब कुछ है, प्रकृति का प्यार उसने पाया और इस कविता में उसको उसने आवाज़ दी। तो हम लोग सुनते हैं। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया। धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल श्री के ढेर ढेर से
ताजे टटके फूल, बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवाई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, अब की मैंने जी भर ताल मखाना खाया, गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद। तो ये कविता, उसके बाद हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। तो कवि बहुत दिनों के बाद अपने गांव में आया, तो उसने क्या पाया? उसने जी भर कर देखा अपने गांव को। पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, वहाँ फसलें पक कर तैयार थीं। वो सुनहली फसलें गोल्डन कलर की मुस्कुरा रही थी जैसे। कवि को देखकर ये दृश्य बहुत दिनों के बाद कवि ने देखा। तो अब बहुत दिनों के बाद उसने क्या किया? इस बार वो जी भर सुन पाया क्या? तो धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। गाँव में पहले, अब तो धान का मिल हो गया है जहाँ तहाँ, अब ये दृश्य समाप्त है। अब तो किशोरियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, धान कूटने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस समय की कविता है उस समय ये संभव था। तो धान कूटती किशोरियाँ, घर की जो किशोरियाँ थीं वो धान कूटती थीं ओखली में या ढेंगी से, और वो जो गाना गाती थी वो किसी कोयल की आवाज़ से कम नहीं। उसकी जो तान है तो उनके कंठों से निकलती थी, वह किसी कोयल से कम नहीं। तो ये दृश्य भी, यह सुनने का मौका जो उनको मिला, यह भी बहुत दिनों के बाद मिला। बहुत दिनों के बाद कवि अब की बार आया गांव में, तो उसे जी भर के सूंघे। क्या सूंघे? तो मौल श्री के ताजे टटके फूल। टटका मतलब ताज़ा, ताज़ा ताज़ा जो फूल होता है। शहरों में फूल जाते हैं तो गांव से जाते हैं, तो वहाँ वो टटके नहीं रह जाते। और यहाँ है कि मौल श्री के बहुत सारे फूल उसने हाथ में लिए और उसे सूंघ कर उसने संतुष्टि को प्राप्त किया। तो ये दृश्य भी उसे बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। बहुत दिनों के बाद जी भर कर छू पाया कवि किसको? तो अपने गांव की पगडंडियों को, जो चंदन के समान, चंदन वर्णी, चंदन की कलर की हैं, वो धूल सनी सड़कें, धूल धूसरित ग्रामीण पगडंडी जो चंदन वर्णी है, कवि ने उनको छूने का अनुभव किया। बहुत दिनों के बाद ऐसा अनुभव उसे हुआ। बहुत दिनों के बाद कवि मखाना खाया, ताल मखाना, जो दरभंगा मधुबनी इलाके की खेती है, तो वहाँ की जो फसल है वो खाया और उसमें जो स्वाद उसे आया, उसे वह अद्भुत महसूस किया। गन्ने चूसे जी भर, जी भर कर उसने गन्ने चूसे, गन्ने चूसने का मज़ा लिया। बहुत दिनों के बाद ऐसा किया। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे। इस प्रकार कवि महसूस करता है कि वह गंध का स्वाद, गंध महसूस किया, रूप देखा, रस चूसा, शब्द स्पर्श सब का उसने अनुभव किया इस धरती पर बहुत दिनों के बाद। तो जहाँ प्रकृति अपने पूर्ण रूप के साथ, अपनी स्वच्छता के साथ, ईमानदारी के साथ, अपनी सादगी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ मौजूद है, वो देहात है, वह गांव है। तो कवि वहाँ आया और गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, ये सब जो स्वाद पाने के तरीके हैं, कवि ने इनका यूज किया और महसूस किया कि गांव में प्रकृति अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ मौजूद है। यहाँ कोई बनावटीपन नहीं है, यहाँ जो स्वाद है वह अन्यत्र कहीं संभव नहीं। तो बहुत दिनों के बाद गांव में आकर कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को देखा और वहाँ मोहित हो गया। उसे लगा कि यह कहीं और संभव नहीं। तो प्रकृति प्रेम
और प्रकृति में संपूर्णता के दर्शन, जीवन के दर्शन करना नागार्जुन की कविता का मुख्य ध्येय है, जो मैंने इसमें पाया। इसके बाद का वीडियो आएगा, उसमें आप प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।